हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि तीन इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था, फिर रीएब्जॉर्प्शन था, फिर सिक्रेशन था। तो हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात की थी, अब उससे आगे बात करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमने देखा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के साथ में हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखा था। हमने तीनों लेयर्स जो भी आती हैं इसमें, वो तीन लेयर्स देखी थी। कौन कौन सी थी? ये एंडोथीलियम थी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, इसके ऊपर एक बोवमेंस कैप्सूल की जो लेयर होती है वो थी। जो बोवमेंस कैप्सूल की लेयर पोडोसाइट्स की बनी होती है, तो वो भी हमने देखी थी। इसके बाद ये डायग्राम हमने समझा था। इसमें ये तीन लेयर्स जो कि एंडोथीलियम थी, एंडोथीलियम के पास फेनेस्ट्रे हमने देखे थे। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये देखी थी, क्या काम था इसका? इसका लार्ज प्रोटीन रोकने का काम था। इसका क्या काम था? इसका ब्लड ब्लड सेल्स जो हैं उनको रोकने का काम था। इंसुलिट्स का क्या काम था? इंसुलिट्स का काम था जो मीडियम साइज की प्रोटीन होती है उसको रोकना है, ये सारी बाहर ना चली जाए। हमने ये डायग्राम भी देखा था, हमने जीएफआर भी देखा था। हमने देखा था कि जीएफआर को कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन क्या है ये समझते हैं। अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे विद दैट यूरिन रिलीज्ड। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कितना, कि पूरे दिन में कितना फिल्ट्रेट बनता है पर डे? 180 लीटर। 180 लीटर फिल्ट्रेट देखने को मिलता है इसमें। 180 लीटर फिल्ट्रेट है, और जबकि यूरिन कितना है? 1.5 लीटर। तो बहुत सारा रीअब्सॉर्ब हो चुका है। Suggest that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed। मतलब 180 का सिर्फ 1.5 लीटर ही यूरिन की फॉर्म में बाहर जा रहा है, जबकि फिल्ट्रेट 180 था। मतलब अप्रोक्स 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब कर लिया गया है। किसके द्वारा? रेनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रीअब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? रीअब्जॉर्प्शन। मतलब जितना भी था उसमें से अबाउट 99% वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है। इस प्रोसेस को कहेंगे रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। The tubular epithelial cells in different segment of nephron perform this their either by active और passive mechanisms। देखो, रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्टिवली भी होता है कुछ जगह पे पैसिवली भी होता है। पर हमें याद रखना है कि ये कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्से में रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। किसी का एक्टिवली होता है, किसी का पैसिवली होता है। For example, substance like glucose, amino acid, sodium ion। कौन कौन? ये important point है। Glucose, amino acids, sodium ion, etc. in the filtrate are reabsorbed actively। ये important point है, पूछेगा कौन कौन? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम आयन। ये एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होंगे, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट absorbed by passive transport। नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दो पॉइंट हमें याद रखना है कि जो सब्सटेंस है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम आयन हो गया, ये फिल्ट्रेट से एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि नाइट्रोजन वेस्ट एब्जॉर्ब होगा पैसिवली। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज ऑल्सो अकर्स पैसिवली इन इनिशियल सेगमेंट। जो इनिशियल सेगमेंट होता है वहां पे रीअब्जॉर्प्शन वाटर का पैसिवली होता है नेफ्रॉन में। During urine formation, tubular cells secrete substances। जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो ट्यूबुलर सेल्स सेक्रेट करते हैं। क्या सेक्रेट करेगी? हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया। इनफिल्ट्रेट फिल्ट्रेट में सेक्रेट करेगी। ट्यूबुलर सेक्रेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे। किस लिए? जिससे कि आयनिक बैलेंस बॉडी में बना रहेगा।
अब कहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, क्या क्या सेक्रेट होता है वो समझता है। जैसे ये डायग्राम है, इसका एक एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। अब पहले तो हमें एक चीज याद रखनी है कि ये जो ट्यूब्यूल्स दिख रही है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रही है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की तरफ जो डायरेक्शन है, मतलब ये सिक्रेशन है, क्योंकि ये जो ट्यूब के अंदर मटेरियल भरा हुआ है वो सारा बाहर चला जाएगा। ये जितना ही मटेरियल ट्यूब के अंदर है वो सारा बाहर चला जाएगा। तो ट्यूब की तरफ जो डायरेक्शन है एरो वाला, वो सारा बता रहा है कि ये सिक्रेट हो रहा है, मतलब अमोनिया सिक्रेट हो रहा है, हाइड्रोजन आयन सिक्रेट हो रहा है। और ट्यूब से बाहर की तरफ जो जा रहा है, जैसे पोटेशियम, ये रीएब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स रीएब्जॉर्ब हो रहा है, पानी रीएब्जॉर्ब हो रहा है, NaCl रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये याद रखना है, ट्यूब की तरफ है तो सिक्रेशन है, ट्यूब से अलग जा रहा है तो रीएब्जॉर्प्शन है। अब यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स में देखेंगे। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT is lined by simple cuboidal ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा पीसीटी किससे, मतलब पीसीटी जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम इसके पास होती है। ये हमें याद रखना है। अब पहले तो पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, वो जरा समझते हैं। यहाँ पे ये एक नेफ्रॉन की जनरल स्ट्रक्चर है। इस नेफ्रॉन की जनरल स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूंगा तो ये मेलपिजियन कॉर्पोसेल्स है, जिसमें बोवेंस कैप्सूल, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है इसको हम बोलेंगे टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, ये हेनेल स्लूप है, और ये बचा कलेक्टिंग डक्ट। ये उसके कुछ हिस्से होते हैं। अब पीसीटी हमने लोकेशन वाइज देख लिया कहाँ है, क्या क्या होगा पीसीटी में। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ब्रश बॉर्डर्ड क्यों है, जिससे कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब होता है कुछ इस तरह से, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देगा। बिल्कुल ऐसे जैसे विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं, उस तरह से यहाँ पे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम देखने को मिलता है। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड about 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment. Important point है, याद रखना है, लगभग सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी, ये सब इसी सेगमेंट में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब अगर कोई कहे कि रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो पीसीटी में। क्या क्या, लगभग सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इसमें रीअब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीसीटी क्या करेगा। पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस इन ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, क्या कि पीसीडी में क्या होगा, पीसीडी मेंटेन करेगा पीएच को और आयोनिक बैलेंस को। कैसे, पीसीटी कैसे मेंटेन करेगा, ये सेलेक्टिव सिक्रेशन करता है। कैसा सिक्रेशन करता है, सेलेक्टिव सिक्रेशन करता है। किसका, हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का, हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का, इनटू फिल्ट्रेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव फ्रॉम इट। यहाँ से HCO नेगेटिव को एब्जॉर्ब करके। हुआ क्या, अगर पीसीटी को इसमें देखते हैं, ये पीसीटी है, ये पीसीटी है। अब इस पीसीटी में क्या हो रहा था, लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स रीएब्जॉर्ब हो गए। सारे न्यूट्रिएंट्स रीएब्जॉर्ब होने के बाद पानी भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गया, इलेक्ट्रोलाइट भी एब्जॉर्ब हो गए, और साथ में सेक्रेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का और अमोनिया का। हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का सेक्रेशन होता है पीएच मेंटेन करने के लिए या आयनिक बैलेंस के लिए। पीएच मेंटेन के लिए या आयनिक बैलेंस के लिए। किस फॉर्म में, जैसे H2CO3 था, H2CO3। अब H2CO3 में HCO3 नेगेटिव
और H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव को सिक्रेट कर दिया ट्यूब्यूल्स में और HCO3 वापस रीएब्जॉर्ब हो गया। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। पीसीटी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज, इसमें सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। दूसरी बड़ी चीज, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सारे लगभग। तीसरी बड़ी चीज, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर इसमें रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। चौथी बड़ी चीज, मेंटेन द पीएच और आयनिक बैलेंस, पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। पांचवी बड़ी चीज, सेलेक्टिव सिक्रेशन किसका? हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का। हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का सेलेक्टिव सिक्रेशन हो जाएगा, जबकि HCO3 नेगेटिव का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये पीसीटी की कहानी थी और जो कि हमें याद रखना है। अब कैसे कैसे क्या क्या होगा एक बार इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, लैक्टेट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। कौन थे ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहाँ रीअब्जॉर्ब हो गए? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो गए, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो गए। तो देखते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन, HCO3 नेगेटिव, H2, ये सब एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इसमें एब्जॉर्ब हो गए। फिर इसके बाद सिक्रेशन किस चीज का हुआ? सिक्रेशन यहाँ पे कंडीशनल सिक्रेशन H पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन का, कुछ यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, सम ड्रग्स, इन सब का भी सिक्रेशन देखने को मिलता है। परंतु एनसीईआरटी में जो लिखा है वो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह से याद रखने हैं। अब पॉइंट है क्या? हेनेल्स लूप। अब ये हेनेल्स लूप, लूप ऑफ हेनलेज, ये कैसे काम करता है? तो ये हमने देखा था यहाँ पे, ये वाला जो है ये पूरा लूप ऑफ हेनले है। क्या है ये? लूप ऑफ हेनले। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है यहाँ पे, ये जो था ये इसका असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब था, ये असेंडिंग लिम्ब था। इसमें हम देखेंगे किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है यहाँ पे वाटर के लिए परमेबल है, जबकि असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। अच्छा, इसके पीछे एक बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पे इस रीजन में एक्वापोरिन्स का अमाउंट ज्यादा होता है। एक्वापोरिन्स का अमाउंट होता है। अब एक्वापोरिन्स होंगे तो एक्वापोरिन्स पानी को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे एक्वापोरिन्स नहीं होता, जिस कारण से पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। और इसमें क्या लिखा है वो समझते हैं। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब, इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। जो इसका असेंडिंग लिम्ब है वहां पे रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। However, this region plays a significant role in maintenance of high osmolarity. ये हाई osmolarity of interstitium, medullary interstitial fluid में हाई osmolarity को मेंटेन करने में हेनेल्स लूप का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि हाई osmolarity को यहाँ पे मेंटेन कराएगा। तो कैसे कराएगा? रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा। द डिसेंड, अब यहाँ से पढ़ना है, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्वापोरेंस थे। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो डिसेंडिंग लूप है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसके पास एक्वापोरेंस होता है, जिस कारण से पानी के लिए परमेबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑलमोस्ट इम्परमेबल होता है। दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन। अब जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आता जाएगा तो इसमें से पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा। पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। फिर क्या होगा? द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल। असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमेबल टू वाटर बट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट एक्टिवली भी होगा और पैसिवली भी होगा। ये याद रखना, पानी के लिए वो इम्परमेबल होता है। जैसे हमने पढ़ा कि ये वाला जो सेगमेंट था ये पानी के लिए परमेबल है पर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑलमोस्ट इम्परमेबल है। इसका उल्टा, ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये पानी के लिए इम्परमेबल है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे? एक्टिवली भी और पैसिवली भी। Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, अब concentrated filtrate upward pass मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, it gets diluted due to passage of electrolyte.
यहाँ पे हमने पहले पानी हटाया जिस वजह से कंसंट्रेशन बढ़ गई, और यहाँ से वापस जाते समय हम इलेक्ट्रोलाइट हटा रहे हैं तो वापस कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि पानी का अमाउंट सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, या फिर हम कहें पानी का अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट्स के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स को यहाँ से घटा लिया गया है। तो ये कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, डाइल्यूशन हो जाएगा। अब कैसे होगा? देयरफॉर द कंसंट्रेशन, फिर ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात आती है। इसमें भी जैसे हम देख पा रहे हैं, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। वो कंडीशनल है, कुछ कुछ एक्टिवली होंगे और कुछ पैसिवली होंगे। ये ध्यान रखना है। ये जो सेगमेंट है, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, और ये कौन सा सेगमेंट है? थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब बात आती है डीसीटी की। डीसीटी क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये इसको हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, conditional reabsorption of sodium ion on water takes place in this segment। डीसीटी में सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा, पर कंडीशनल होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर takes place in this segment। DCT is also capable of reabsorption HCO3। देखो HCO3 का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में भी हुआ था। देखो पीसीटी में तो जनरली सबका रीअब्जॉर्प्शन होता है, कुछ को छोड़कर, जैसे कि हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का सिक्रेशन हुआ था। क्यों? आयनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे HCO3 नेगेटिव का एब्जॉर्प्शन यहाँ भी होता है, डीसीटी में भी। एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, फिर से सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। क्यों? हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का सिक्रेशन तो पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं पीएच मेंटेन करना और आयनिक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। क्या हुआ यहाँ पे? सेलेक्टिव सिक्रेशन किसका? हाइड्रोजन का और पोटेशियम आयन का और अमोनिया का। किस लिए? टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम पंप बैलेंस। पीएच मेंटेन करना और सोडियम पोटेशियम पंप बैलेंस करने के लिए इसका सेलेक्टिव सिक्रेशन होगा। तो सेलेक्टिव सिक्रेशन में किस किसका नाम है? हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन, अमोनिया। किस लिए? सोडियम पोटेशियम बैलेंस करने के लिए, पीएच बैलेंस करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं NaCl का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, H2 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, HCO3 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जबकि पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का और अमोनियम आयन की फॉर्म में वो सेलेक्टिव सिक्रेशन होगा। तो इस तरह से डीसीटी हमने देखी। नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या है? दिस इज दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। एक किडनी के कॉर्टेक्स से मेडुला के इनर पार्ट तक जाता है। हमने मेडुला पढ़ा था हमने। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन। बहुत सारा अमाउंट पानी का कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट देखूं, जैसे कि ये पूरा एक कंप्लीट नेफ्रॉन है, इसमें ये हिस्सा कलेक्टिंग डक्ट है। ये कलेक्टिंग डक्ट इस नेफ्रॉन की डीसीटी को एक्सेप्ट कर रहा है। इधर से किसी नेफ्रॉन की डीसीटी, इधर से दूसरे नेफ्रॉन की डीसीटी, इधर से दूसरे नेफ्रॉन की डीसीटी। मतलब अलग अलग नेफ्रॉन एक ही कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होते हैं। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कई सारे नेफ्रॉन एक ही कई सारे नेफ्रॉन के पास एक ही कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होती है। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा? यहाँ से कलेक्ट करेगा और मेड्यूला की तरफ पहुंच जाएगा। कहाँ तक गया? कॉर्टेक्स ऑफ किडनी से इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक गया। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसमें रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, जिससे कि यूरिन कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस होगा। दिस सेगमेंट अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम।
ये जो कलेक्टिंग डक्ट दिख रही है, यहां से यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? Small amount of urea into medullary interstitium to keep the osmolarity, keep up the osmolarity, osmolarity को maintain करने के लिए यूरिया का reabsorption होगा। It also plays a role in maintenance the pH and ionic balance of the blood, blood का pH और ionic balance maintain करने में भी involve होता है। तो ये भी point याद रखना है कि maintain the pH और ionic balance of the blood। सेलेक्टिव सेग्रेशन इसमें भी हो जाएगा, सेलेक्टिव सेग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन। इसमें भी सेलेक्टिव सेग्रेशन किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन का और पोटेशियम आयन का हो जाएगा। अभी जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिखेगा? ये था डीसीटी, ये क्या है? डीसीटी। अब डीसीटी में क्या क्या हुआ? ये कुछ कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स का, सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन, जैसा कि हमने पढ़ा था। किसका? पोटेशियम आयन का हो गया सिक्रेशन, अमोनियम आयन का हो गया, किस लिए? हाइड्रोजन आयन का हो गया पीएच मेंटेन करने के लिए, और सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करने के लिए इसका सेलेक्टिव सिक्रेशन किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यूरिया और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, यूरिया का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन किस लिए हुआ? यहाँ पे ये जो पूरा एरिया होगा, अगर मैं इसको मेडुलरी एरिया मानता हूं, तो यहाँ पे ये सब इंटरस्टिशियम है। तो इस इंटरस्टिशियम में यूरिया का सिक्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। यूरिया का एब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन मेंटेन की जाएगी, कंसंट्रेशन या ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहेगी तो यहाँ पे ये किडनी बंद नहीं हो जाएगी, किडनी शट ऑफ नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है? ये डायग्राम हमने देखा था, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, ये हेनेल्स लूप है, ये मेड्यूला, ये कॉर्टेक्स, ये पूरा कॉर्टिकल रीजन, ये मेडुलरी रीजन है। यहाँ पे थिक सेगमेंट है, ये थिन सेगमेंट है, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। यहाँ पे एक्वापोरिन ज्यादा होते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट है। कई सारे नेफ्रॉन की एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट हो सकती है। यूरिया का एब्जॉर्प्शन किस लिए हुआ था? बैलेंस करने के लिए या फिर ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए। उसके साथ में H2O का रीअब्जॉर्प्शन हो चुका था, और कलेक्टिंग डक्ट से बहुत ज्यादा अमाउंट में जो वाटर है वो रिटेन किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने के मैकेनिज्म क्या क्या है वो भी देखते हैं यहाँ पे। मेमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, मेमल्स के पास एबिलिटी होती है कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की। The Henel's loop and vasa recta plays a significant role in this region. यहाँ पे हेनेल्स लूप और वासा रेक्टा बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। The flow of filtrate in the two limbs of Henel's loop in opposite direction thus forms the counter current. यहाँ पे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए काउंटर करंट बोलते हैं। देखो इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको काउंटर करंट बोलते हैं। जबकि दोनों लिम्ब अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको काउंटर करंट बोलते हैं। जबकि द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। जो वासा रेक्टा थी, हमने पढ़ा था वासा रेक्टा कहाँ थी? ये वासा रेक्टा थी। अगर मैं इसमें बात करूं तो जो ब्लड वेसल है, इसमें वासा रेक्टा का एक लूप में इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वासा रेक्टा रेड वाली है। ये डायरेक्शन एक लूप एक लिम्ब की है, ये डायरेक्शन दूसरे लिम्ब की है। तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए भी इसको काउंटर करंट बोलते हैं। तीसरी बात, दो बात हो गई क्या क्या? पहला तो जो ये हेनेल्स लूप है, इसमें ये डायरेक्शन है, इस वाले लिम्ब में ये डायरेक्शन है, इसलिए काउंटर हो गया, अपोजिट हो गया तो काउंटर करंट। दूसरा पॉइंट, वासा रेक्टा में इधर वाला इधर और ये वाला इधर, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये भी काउंटर करंट हो गया। अब तीसरी बात कि जो हेनेल्स लूप है वो इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन ये है, जबकि जो ब्लड वेसल है जिसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं, इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए भी ये काउंटर करंट कहलाता है। काउंटर करंट का सीधा सा मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो काउंटर करंट क्या है वो हमने देख लिया। फिर क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन यूरिन में
वासा रेक्टा की अपोजिट डायरेक्शन देख ली हमने, काउंटर करंट पैटर्न देख लिया। अब काउंटर करंट से होगा क्या वो समझते हैं जरा, पहले इस डायग्राम में देखते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो दिखा रहा है ये करंट फ्लो दिखा रहा है, को करंट फ्लो। को करंट फ्लो मतलब दो लिम्ब हैं, दोनों का फ्लो साथ में है, तो ये को करंट फ्लो कहलाएगा। ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो ये को करंट फ्लो है। यहाँ पे रेड टू ब्लू ग्रेडियंट जा रहा है इधर। कब तक जाता जाएगा? जब तक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, तो ये को करंट फ्लो हो गया। तो ये रेड टू ब्लू गया और ये एक ही डायरेक्शन में है, ये को करंट कहलाएगा। जबकि ये जो दिख रहा है ये काउंटर करंट है। क्या है ये? काउंटर करंट। कैसे? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस काउंटर करंट को समझते हैं कि होगा क्या। मान लो पहला वाला लिम्ब है, इसको मैं ए बोल देता हूं, दूसरा वाला जो लिम्ब है इसको मैं बी बोल देता हूं। जब ए लिम्ब की डायरेक्शन देखेंगे तो इधर है और बी लिम्ब की डायरेक्शन इधर है। अब रेड टू ब्लू जाना है, तो यहाँ पे रेड ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ब्लू की तरफ ज्यादा जाएगा, यहाँ पे कम है। अब जैसे जैसे रेड यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे रेड कम होता जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे रेड का ग्राफ कुछ इस तरह से ये जाता हुआ दिखेगा। ये ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ये रेड का ग्राफ है। अब ये कैसा ग्राफ है? ये रेड का ग्राफ है कुछ इस तरह से। तो रेड कम होता चला जा रहा है, यहां तक था ये, कम होता चला गया रेड। तो रेड यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम होता चला गया। अब जैसे जैसे ये इधर से आ रहा है, इसमें जब ये आ रहा था तो ये रेड यहाँ पे बहुत कम है, कम है क्या? एब्सेंट है। तो धीरे धीरे यहाँ पे रेड बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाले सेगमेंट में रेड नहीं था, तो वो बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। क्यों? यहाँ से इस लिम्ब से, ए लिम्ब से बी लिम्ब में सिक्रेशन हो रहा है, मतलब ए लिम्ब से बी लिम्ब में ट्रांसफर हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पे रेड नहीं था, क्योंकि यहीं से तो इसका इनिशियल है, इस वाले लिम्ब का इनिशियल ही यहाँ से है, इसका यहाँ से इनिशियल है। तो यहाँ पे बिल्कुल रेड नहीं है। धीरे धीरे इसमें रेड बढ़ने लगा, धीरे धीरे रेड बढ़ने लगा, तो ये यहाँ पे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते, बी लिम्ब में लास्ट तक पहुंचते पहुंचते रेड बढ़ जाता है और ए लिम्ब में लास्ट तक पहुंचते पहुंचते रेड कम हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी रेड ज्यादा है और यहाँ पे भी रेड ज्यादा है। किस कारण से हुआ कि यहाँ पे जा रहा है रेड को लूज करता हुआ, यहाँ पे आ रहा है रेड को एब्जॉर्ब करता हुआ। तो पहले हम अगर इसको देखें सिर्फ अकेले को, तो ये रेड दूसरे में जा रहा है इसलिए कम होता चला गया, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगा रेड। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे रेड बिल्कुल नहीं था, ये इसकी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे रेड धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो दोनों में एक ही जगह पे रेड की डायरेक्शन, मतलब रेड की अमाउंट ज्यादा हो गई। दोनों में, दोनों लिम्ब में एक ही जगह पे रेड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है और दोनों में एक ही जगह पे रेड की अमाउंट कम हो जाती है। क्यों? इस वाले में खत्म हो गई और इस वाले में स्टार्ट पॉइंट था। यहाँ पे इसका एंड पॉइंट था, इसका स्टार्ट पॉइंट था। इसके एंड में रेड नहीं बचता और इसके स्टार्टिंग में रेड नहीं था। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों में रेड 0 और यहाँ पे दोनों में रेड 100%। तो ये था काउंटर करंट मैकेनिज्म काम कैसे करता है। अब और क्या क्या होगा इसमें वो देख लेते हैं। एक ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का एक डायग्राम दे रखा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। इसकी डायरेक्शन ये है, इसको मैं फिर से ए लिम्ब और बी लिम्ब बोल देता हूँ। ए लिम्ब में डायरेक्शन दी हुई है, उसके अपोजिट डायरेक्शन बी लिम्ब में दे रखी है। जब ए लिम्ब की डायरेक्शन है तो ए से बी में सारा मटेरियल जाना था, तो यहाँ से इधर जाना शुरू हुआ। तो जब ए लिम्ब में से मटेरियल जा रहा है तो ए लिम्ब में जो ऑरेंज कलर दिख रहा है उसका कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा धीरे 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 धीरे। जैसे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा तो होगा क्या, ये
इस तरह से व्हाइट कलर का हो गया, ट्रांसपेरेंट लगभग जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है। जबकि जो बी लिम्ब है इसकी डायरेक्शन ये है, इसमें धीरे धीरे आता जा रहा है ऑरेंज कलर, तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते इसमें ऑरेंज कलर बढ़ जाएगा। तो अब दोनों लिम्ब में ऑरेंज कलर यहाँ ज्यादा हो जाएगा, दोनों लिम्ब में ऑरेंज कलर यहाँ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम है। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। तो सेम काम यहाँ होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म किस तरह से काम करती है, तो हमने दो डायग्राम से सीखा, एक ये और एक ये। तो दो डायग्राम से हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म सीखा कि उसमें होगा क्या। अब इसको समझते हैं इधर इस एनसीईआरटी में क्या लिखा है। द proximity between the Henel's loop and Vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining the increased osmolarity towards the inner medullary interstitium। कहने का मतलब है जो दोनों की proximity है हेनेल्स लूप और वासा रेक्टा, ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो इसलिए भी इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। तीन कारण हमने देखे थे अभी अभी। अब क्या करेगा, इससे ऑस्मोलरिटी मेंटेन करेगा इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में फ्रॉम 300 milliosmol to 1200 milliosmol in the inner medulla. This gradient is mainly caused by NaCl and urea। NaCl और यूरिया के द्वारा ये मेंटेन को या इस ग्रेडियंट को बनाया जाता है। NaCl is transported by ascending limb of Henle। NaCl ascending limb of Henle के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, which is exchanged with descending limb of vasa recta, जो कि किसके द्वारा एक्सचेंज कर लिया जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब। जैसा कि हम देख रहे हैं ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। तो ये दोनों अपोजिट है। NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta। अब ये वासा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन है और ये हेनेल स्लोप का डिसेंडिंग पोर्शन है। NaCl return to the ascending portion of vasa recta। Similarly, small amount of urea enter to the thin segment of ascending limb of Henel's loop। The above described transport of the substance facilitated by the special arrangement of loop of Henle and vasa recta called the counter current mechanism। अब ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है ये लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का, इसलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। अब ये इसमें डायग्राम में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। इमेजिन करते हैं ये जो वासा रेक्टा है इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए। ये जो वासा रेक्टा है इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया जाता है। जस्ट यहाँ पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम इसमें ध्यान से देखते हैं। ब्लड डायग्राम है थोड़ा सा, पर इसमें चीजें समझ आ रही है। इसको देखना है क्या है कि ये है लूप ऑफ हेनले, ये जो दिख रहा है येलो वाला ये है लूप ऑफ हेनले, ये जो दिख रही है रेड वाली ये वासा रेक्टा है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन है ये और इसकी डायरेक्शन है ये, इसलिए इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब जो सिक्रेशन यहाँ से होगा वो जाएगा किसके पास, इंटरस्टिशियम में होता हुआ डीसीटी में। ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन, ये सब इंटरस्टिशियम कहलाता है। ये वाला ये बीच में जो पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, सब इंटरस्टिशियम है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। अब यहाँ पे जो सिक्रेशन होगा वो सारा इंटरस्टिशियम में होता हुआ कहाँ चला जाएगा, वासा रेक्टा में। जो भी सेक्रेशन होगा इंटरस्टिशियम में होता हुआ वासा रेक्टा में चला जाएगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 300 मिलीओस्मोल था। कितना था, 300 मिलीओस्मोल था, यहाँ पे 310 था, अप्रोक्स बराबर है। जब 300 मिलीओस्मोल था तो 300 मिलीओस्मोल से धीरे 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 जैसे ही नीचे आएगा तो वाटर के लिए परमेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है तो पानी बाहर आ जाएगा, और जैसे ही पानी बाहर आएगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, पानी चला गया किसमें, हेनेल्स लूप में, सॉरी वासा रेक्टा में। पानी कहाँ चला गया, वासा रेक्टा में। तो यहाँ पे पानी कम हो गया जिस कारण से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। कितनी हो गई,
300 थी यहाँ पे 600 हो गई, यहाँ पे 900 हो गई, यहाँ पे 1200 हो गई। क्यों? पानी कम हो गया मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब वैसे ही इसका अपोजिट, ऊपर जाएंगे पानी रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, लेकिन सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब होते चले जाएंगे, पानी उतना ही है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं मतलब कंसंट्रेशन वापस से कम होती चली जाएगी, कंसंट्रेशन फिर से कम होती चली जाएगी। इसका उल्टा यहाँ पे ये है 300 मिली ऑस्मोल। जैसे जैसे ये वाशर एक्टा डिसेंडिंग में आ रही है, मतलब यहाँ पे सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर यहाँ पानी कम है, मतलब पानी ज्यादा है सॉल्ट कम है, तो ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ वाशर एक्टा है। यहाँ से सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हुआ तो कहाँ गया? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से डिसेंडिंग लूप ऑफ वाशर एक्टा में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट नाम ले रहा हूँ। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से डिसेंडिंग लूप ऑफ वाशर एक्टा में गया। यहाँ से सॉल्ट इधर गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो धीरे 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 पूरे में इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसका? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन होगा तो इसमें कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, जबकि यहाँ पे कंसंट्रेशन घटती चली जाएगी। ऊपर जाते समय लूप ऑफ हेनले में कंसंट्रेशन घटती है, नीचे आते समय वाशर एक्टा में कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे कम से ज्यादा हुई है और यहाँ पे ज्यादा से कम हो रही थी। अल्टीमेटली यहाँ पे दोनों में ज्यादा है। सेम इसका है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। क्यों? पानी कम हो रहा था। पानी के उल्टे डायरेक्ट, मतलब अगर हम ऐसा कह सकते हैं, सिंपल कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट सॉल्वेंट ऑफ वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में जनरल केस में हम वाटर की बात करते हैं। तो वाटर कम होता चला जाएगा इसमें, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है पानी का। तो यहाँ पे सॉल्यूट तो उतना ही है, तो पर यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट बढ़ गया। पर यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो गया, जिस वजह से कंसंट्रेशन नीचे की तरफ आते आते बढ़ती चली जाएगी और इधर कम होती चली जाएगी। तो ऑल ओवर यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है, सेम यहाँ पे भी कंसंट्रेशन कम है, यहाँ भी कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसको हम पढ़ते हैं मेन एनसीईआरटी के डायग्राम में। जैसा कि उसमें डायरेक्ट ऊपर रखा हुआ था, तो इसको भी यहाँ पे इमेजिन करते हैं। ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, नीचे आते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहाँ गया ये पानी रीअब्जॉर्ब होके? इंटरस्टीशियम में होता हुआ असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाशर एक्टा। कहाँ गया ये पानी? इंटरस्टीशियम में होता हुआ असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाशर एक्टा में गया। तो इसमें से नीचे आते समय पानी कम होता जा रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। पहले 300 था, फिर 400, 600, 800, 1000, 1200। यहाँ पे पहले कंसंट्रेशन ज्यादा थी, फिर इसमें ये वाला जो पानी आ रहा है, ये वाला ऐड होता गया, तो इसकी कंसंट्रेशन धीरे 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 कम हो गई। पहले 1200, फिर 1000, फिर 800, 600, 400, 300, इस तरह से। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जैसे अब यहाँ पे इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसका उल्टा ये हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाशा रेक्टा और ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाशा रेक्टा। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का, स्पेशली NaCl का। इलेक्ट्रोलाइट्स का जब रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ जाएंगे? ये इलेक्ट्रोलाइट्स इंटरस्टीशियम में होते हुए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाशा रेक्टा में कहाँ जा रहे हैं? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ
वासा रेक्टम है। ग्रीन वाला जो है NaCl दिखाएगा। अब यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हेनेल स्लूप में, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। क्यों? NaCl को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। और ये NaCl इंटरस्टिशियम में होता हुआ कहाँ जाएगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टम। और जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टम में जाता जाएगा और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो ये दोनों चीजें हमें समझ आई। यहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा था और ये जा रहा था इधर, जिस वजह से इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होता जा रहा था, जबकि यहाँ से इधर जा रहा है, सॉल्ट जा रहा है, जिस वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो था ये ऑल ओवर काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, उल्टी डायरेक्शन में होता है। इसका काम एब्जॉर्प्शन का होता है। यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ अमाउंट में यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन तो होना ही है, पानी को रिटेन करना है। कुछ अमाउंट में यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन होना है। यूरिया का एब्जॉर्प्शन इसलिए होना है क्योंकि ये इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखे, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करके रखे, तो इसलिए यहाँ पे यूरिया का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब इसमें थ्योरी में क्या लिखा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म एक है क्या, वो हमने समझ ली। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहाँ पे? इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए काम आएगा। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल gradient help in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentration of filtrate मतलब यूरिन। Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate। मतलब कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट है उससे 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है ह्यूमन किडनी। कैसे? बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और अदर मटेरियल। अब इसका रेगुलेशन कैसे होगा? रेगुलेशन के लिए वैसे तो हमने अलग से वीडियो भी डाली हुई है, तो यहाँ पे भी एक बार रेगुलेशन देख लेते हैं। तो रेगुलेशन कैसे कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा फंक्शन ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। जो किडनी है उसको ऐसे ही तो छोड़ नहीं देंगे, उसको भी कंट्रोल किया जाता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, जेजीए। जेजीए हमने पहले भी पढ़ा था। हाइपोथैलेमस, जेजीए। जेजीए मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। मतलब कुछ परसेंटेज में हार्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम। जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं वो ब्लड वॉल्यूम चेंज होने से यहाँ पे काम करते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर्स कैसे काम करेंगे? ब्लड वॉल्यूम के चेंज होने से काम करते हैं। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन, तो 3 चीजें ऑस्मोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं। क्या क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहला ब्लड वॉल्यूम, दूसरा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, तीसरा आयनिक कंसंट्रेशन। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स। बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है बॉडी में तो वो इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच सॉरी। अब एडीएच क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से बनता है। बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस से। लेकिन रिलीज किसके द्वारा होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है। किसके द्वारा रिलीज होता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है। पढ़ेंगे हम इसको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो यहाँ पे एडीए कहाँ से रिलीज हुआ? हाइपोथैलेमस से। सेक्रेट किसके द्वारा होगा, मतलब दिया किसके द्वारा जाएगा? एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। किसके द्वारा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ये आता है। इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेशन। वेसोप्रेशन मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ये क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है, अब ये जो पॉइंट है ना न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ही दूसरा नाम है। एडीएच फैसिलिटेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। एडीएच से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा। फैसिलिटेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। लेटर पार्ट मतलब बाद का जो हिस्सा था, पीसीटी में तो होता ही है, और जो कलेक्टिंग साइड का जो डीसीटी साइड का जो एरिया है वहां की बात कर रहा है। फैसिलिटेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स।
देयर बाय प्रिवेंटिंग द डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है पानी ज्यादा अमाउंट में जाना। पानी यूरिन के साथ अगर ज्यादा अमाउंट में जा रहा है तो उसको हम डायूरेसिस बोल देते हैं। एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH। जब वो ADH जब वो वॉल्यूम जो था वो वापस से रिटेन हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो वो ऑस्मो रिसेप्टर बंद हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, और वो जो एडीएच रिलीज हो रहा था वो भी सप्रेस हो जाएगा। टू कंप्लीट द फीडबैक, एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन। एडीएच किडनी फंक्शन को भी अफेक्ट करता है बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट। कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का जो काम है इसका। कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स, दिस कॉज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, increase in the blood pressure कैन इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्लो। जैसा कि हमने पढ़ा था ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ जाता है, तो जीएफआर भी बढ़ाने का ही काम करता है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे इस कलेक्टिंग डक्ट को इसका कंस्ट्रक्ट करने का काम होता है जिससे कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेसल्स है वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जो ब्लड वेसल्स इनको वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करने से वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। साथ में ये इसको भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जिससे यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाता है, तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा, तो एडीएच का काम हमें समझ आया। कहाँ से बना ये, हाइपोथैलेमस से बनता है। सिगरेट रिलीज किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस बनाता है और उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा रिलीज करता है। नेक्स्ट है जेजीए। जेजीए वाला क्या है, जेजीए प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल है इन फॉल ऑफ ग्लोमेरुलर फ्लो। जैसे ग्लोमेरुलर फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या जीएफआर कम होगा, कैन एक्टिवेट जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि रेनिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है विच कन्वर्ट द एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड देन फर्दर एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करेगा, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। अब पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होने के साथ में इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, मतलब दबाने वाला। जैसे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, दबाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो वापस से जीएफआर बढ़ जाएगा। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड इज ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करेगा, वहां से to release aldosterone. Aldosterone can cause the reabsorption of sodium ion. Aldosterone क्या करेगा, सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। कहाँ से, फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूबल, मतलब डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहे हैं। दिस ऑल्सो लीड्स टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जनरली नोन एज द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसको रास भी बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यहाँ पे देखते हैं इसको, ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। लीवर है, ये किडनी है, ये लंग्स है। किडनी से रेनिन रिलीज हुआ, कहाँ से, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स से। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ने रेनिन रिलीज किया। रेनिन क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन को, लीवर से आया एंजियोटेंसिन, ये भी याद रखना। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है एसीई, एसीई क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अभी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा। अब एसीई कहाँ से आया, ये लंग्स से आता है, तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट किया।
एंजियोटेंसिन सेकंड से एड्रेनल ग्लैंड में जाएगा। अब ये एड्रेनल ग्लैंड को भी पहले तो एंजियोटेंसिन सेकंड ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। एंजियोटेंसिन सेकंड ही क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जैसे ब्लड वेसल्स थी, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया मतलब पिचका दिया ऐसे। जब ये पिचक गई, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो इसका डायमीटर कम हो गया। डायमीटर कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हमें पता है यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर कम होगा, यहाँ पे डायमीटर कम हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा बड़ा काम क्या करेगा? ये जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर था, ये ब्लड वेसल्स को तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ही, साथ में एड्रेनल ग्लैंड पे भी एक्ट करता है। एड्रेनल ग्लैंड से क्या होगा? एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम आयन का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो ये सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराता है एक्चुअल में, तो क्लोरीन तो उसके साथ में आ जाता है। तो सोडियम आयन का और वाटर का ये रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, तो वापस से ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा, ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज हो जाएगा, जीएफआर नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये क्या था? ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको रास भी बोलते हैं, रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है इसमें? फिर एएनएफ कैसे काम करता है? एएनएफ क्या होता है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये एक्चुअल में हार्ट के एट्रिया से रिलीज होता है। ये अपोजिट काम करता है। जैसे ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, जीएफआर घट रहा था, तो वहां पे रास मैकेनिज्म चला। इसका उल्टा काम करेगा एएनएफ। कैसे? एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो ऑफ टू द आर्टरिया। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्या करेगा? एट्रिया से एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर को रिलीज कराएगा। अच्छा, इसको एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, तो ये एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहलाता है। एएनएफ कैन कॉज द वैसोडाइलेशन। हमने पढ़ा था यहाँ पे जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड था, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा था। तो ये जो एएनएफ है, ये अपोजिट काम कराएगा, डायलेट करा देगा। डायलेट करा देगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कॉज द वैसोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इस तरह से घट जाएगा। NF mechanism therefore act as check on the renin angiotensin mechanism, जो कि काउंटर करता है या अपोज करता है किसका? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का। किस तरह से काम करता है इसको जरा समझते हैं। वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसको एटीपी एएनपी भी बोलते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड भी बोलते हैं। अब ये क्या करता है? वैसो डायलेशन का काम करता है। तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। क्या करेगा? एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, जो कि एल्डोस्टेरोन को कम करेगा, साथ में किडनी पे काम करेगा। किडनी पे क्या करेगा? नाइट्रियूरेसिस, डाययूरेसिस और रेनिन को कम कराएगा, एंजियोटेंसिन कम हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये जो था नाइट्रियूरेसिस, डाययूरेसिस, वो ब्लड वॉल्यूम के लिए फिर नेगेटिव काम करता, मतलब ये पूरा साइकिल था, जो कि एएनएफ एक्चुअल में जो रास मैकेनिज्म था उसका अपोजिट काम करता है, रास मैकेनिज्म का अपोजिट काम करता है। फिर आता है क्या? मिक्सचुरेशन। अभी मिक्सचुरेशन क्या होता है? Urine formed by the nephron is ultimately carried to the urinary bladder. Urine formed by the nephron is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored. तो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लाया जाएगा यूरेटर्स के द्वारा, ये भी याद रखना है। यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को यूरेटर्स के द्वारा लाया जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर्स के द्वारा जो यूरिन लाया गया है वो बनाया किसके द्वारा गया था? फिल्टर करके किडनी के द्वारा।
वेयर इट इज स्टोर्ड टिल वॉलेंटरी सिग्नल। कब तक स्टोर रहेगा? वॉलेंटरी सिग्नल आने तक ये स्टोर रहता है। टिल वॉलेंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वॉलेंटरी सिग्नल किसके द्वारा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मतलब कि ये है यूरेटर्स, यहाँ किडनी थी, किडनी से यूरेटर्स के द्वारा यूरिन आया कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में। कब तक स्टोर रहेगा? जब तक कि एक वॉलेंटरी सिग्नल नहीं आता। कहाँ से? सीएनएस से। दिस सिग्नल इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब जैसे जैसे यूरिन आएगा तो यूरिन इसमें भरा जाएगा। अब जब इसमें यूरिन भर जाएगा तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो अपोजिट वॉल्स की तरफ प्रेशर पड़ेगा। और वॉल्स में होते हैं कौन? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। वॉल्स में कौन होंगे? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच जैसे ही होंगे तो वो वहां पे उनसे पता चलेगा कि हाँ, यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर चुका है। इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट फिल्ड विद यूरिन। जब ये यूरिन से भर जाएगा। इन रेस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। अब यहां से सिग्नल कहाँ जाएंगे? सीएनएस तक जाएंगे। सीएनएस तक जाने से क्या होगा? एक अर्ज ऑफ यूरिनेशन आएगा। कैसे? ब्लैडर सेंड द सिग्नल टू सीएनएस। द सीएनएस पासेस द मोटर मैसेज। सीएनएस क्या करेगा? मोटर मैसेज पास करेगा। कहाँ पे? टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। अब सीएनएस ने क्या किया? मोटर इम्पल्स या फिर हम कहें मोटर सिग्नल पास किया। मोटर सिग्नल पास करने के बाद किस लिए? जिससे कि स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो सके। कौन सी स्मूथ मसल? डेट्रासस। डेट्रासर जो स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? स्टिमुलेशन, साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब यहाँ पे कुछ कुछ काम होंगे, जरा ध्यान से देखना है। क्या? सबसे पहले किडनी से यूरिन आया, यूरेटर्स के द्वारा इसमें भर गया। इसमें भरने के बाद प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ने से जो ये दीवार है, जो वॉल है, इसकी वॉल पे स्ट्रेच रिसेप्टर थे। स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल गया सीएनएस तक। स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल कहाँ गया? सीएनएस तक। सीएनएस ने मोटर सिग्नल भेजा। मोटर सिग्नल से क्या होगा? जो डेट्रासर मसल है, वो डेट्रासर मसल्स या डेट्रोसर मसल जो है, वो डेट्रोसर मसल्स स्मूथ मसल है और वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। और जैसी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अब क्या होगा? इसके कॉन्स्ट्रिक्शन से या प्रेशर बढ़ेगा। साथ में रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर। किसका रिलैक्सेशन? स्फिंक्टर का। रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर स्पेशली यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। अब ये जो है, जैसे स्फिंक्टर लूज होगा, स्फिंक्टर मतलब इसे बाइंड करके रखा हुआ था, लीक ना हो, तो ये स्फिंक्टर लूज हो जाएगा। ये दूसरा स्फिंक्टर है। अभी दोनों की कंबाइंड बात चल रही है। दोनों की कंबाइंड बात चल रही है। यहाँ पे स्फिंक्टर लूज होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी डेट्रोसर मसल, तो होगा क्या? यहाँ से यूरिन रिलीज हो जाएगा। Urethral sphincter can cause the release of urine. The process of release of urine is called micturition. जो यूरिन रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसको मिक्सचुरेशन बोलते हैं। द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। न्यूरल मैकेनिज्म जो इसमें एक काम करती है उसको हम मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। एक व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे रिलीज करता है। इसका मैकेनिज्म एक बार देखते हैं, न्यूरल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। यहाँ से डेट्रासर मसल थी, यहाँ पे यूरिन भर गया, यूरिन भरने से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। स्ट्रेच रिसेप्टर ने क्या करा? सिग्नल भेजा सीएनएस को। सीएनएस से क्या हुआ? सीएनएस से वापस मोटर सिग्नल आया। कहाँ पे? दो जगह पे। एक तो ये डेट्रासर मसल के पास आया और एक स्फिंक्टर के पास आया। डेट्रासर मसल के पास आया और स्फिंक्टर के पास आया। उससे क्या होगा? डेट्रासर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी,
जिससे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा और यूरिन बाहर जाने की कोशिश करेगा। इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा जिससे कि यूरिन पास हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी मैकेनिज्म और काम करती है कि ये तो सब जो भी था ये इनवॉलेंट्री एक्शन था, ये सब जो था ये इनवॉलेंट्री एक्शन था। पर ये जो यूरिनेशन होता है ये वॉलेंट्री एक्शन के कंट्रोल में भी होता है। कैसे? वॉलेंट्री एक्शन के कंट्रोल में भी होता है, मतलब इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं एक्चुअल में। एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो तो डायलेट हो जाएगा किसके रेस्पॉन्स में? मोटर सिग्नल के रेस्पॉन्स में। परंतु एक्सटर्नल स्फिंक्टर जब डायलेट होगा जब हम चाहेंगे, मतलब ये वॉलेंट्री एक्शन के कंट्रोल में होता है। और यहाँ पे जो नर्व काम करती है वो भी याद रख लेना, सोमेटिक मोटर फाइबर ऑफ पोडेंडल नर्व। कौन सी नर्व? पोडेंडल नर्व। सोमेटिक नर्व मोटर फाइबर ऑफ पोडेंडल नर्व, तो यहाँ पे काम करेगी। तो ये न्यूरल कंट्रोल कैसे था वो हमने देख लिया। तो ये पढ़ा था हमने 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे का रिलीज होता है। द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो कलर्ड। लाइट येलो कलर का होगा, वाटरी फ्लूइड होगा, विच स्लाइटली एसिडिक। कितना होता है? 6 pH होता है इसका। हैज अ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर। करेक्टरिस्टिक ऑर्डर इसके पास होगा। ऑर्डर मतलब स्मेल, दुर्गंध। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड आउट पर डे। पूरे दिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन। कई सारी कंडीशंस होती हैं जो यूरिन को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि पानी कम होगा अगर बॉडी में तो यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाएगा, मतलब येलो, बहुत ज्यादा येलो देखने को मिलेगा। और वाटरी येलोइश दिख रहा है तो बॉडी हाइड्रेटेड है, और ज्यादा वाटर जैसा दिख रहा है तो अच्छी तरह से हाइड्रेटेड बॉडी है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। यूरिन का डायग्नोसिस जो होता है वो कई सारी बीमारियों का पता लगाने के लिए, कई सारे कंडीशंस या एबनॉर्मलिटीज का पता लगाने के लिए भी यूज किया जाता है। मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। किडनी काम कर रही है नहीं कर रही है तो उसको माल फंक्शनिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन कॉल्ड ग्लूकोज यूरिया। यूरिन में ग्लूकोज हो तो ग्लूकोज यूरिया हो जाता है, कीटोन बॉडीज हो तो कीटोन यूरिया हो जाता है। इंडिकेटिव डायबिटीज मेलाइटस। अब ये डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेशन है, क्या क्या? ग्लूकोज यूरिया और कीटोन यूरिया, ये डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेशन होता है। अब यहाँ पे एक बार समझते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस कैसे होती होगी। तो सबसे पहले तो एक ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज बॉडी में जब होगा, ब्लड में जब होगा, तो इंसुलिन के कारण होना क्या था? इंसुलिन इस इंसुलिन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता, रिसेप्टर के माध्यम से उस ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए रास्ता मिल जाता। इस ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए रास्ता मिल जाता, तो इंसुलिन की प्रेजेंस में ये सेल में चला जाता और यूटिलाइज हो जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, किसी कारण से या तो इंसुलिन बनना बंद हो गया, ये रिसेप्टर डैमेज हो गए। उसे कई कारण हो सकते हैं, वो डायबिटीज में पड़ता है। अब होगा क्या? ये वो तो यूज हुआ नहीं, तो इंसुलिन यूज न होने के कारण, या फिर हम कहें इंसुलिन न होने के कारण इंसुलिन खत्म हो गया या यूज नहीं हो पाया, जिस कारण से बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी विल नॉट यूज ग्लूकोज। जब बॉडी ग्लूकोज को यूज ही नहीं करेगी तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अब ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, अनयूज्ड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही इंक्रीज होगा तो रिलीज्ड विद यूरिन,
क्योंकि ग्लूकोज यूज ही नहीं हो पा रहा। अब यूज नहीं हो पा रहा तो वो बढ़ गया, तो यूरिन के साथ वो रिलीज होगा। तो यूरिन के साथ अगर ग्लूकोज रिलीज होगा तो ये हो गई क्या, ग्लूकोज यूरिया। ये कंडीशन है ग्लूकोज यूरिया। तो ग्लूकोज यूरिया देखने को मिलेगा। अब ग्लूकोज यूरिया हो गया, फिर क्या होगा, दूसरी बात, अब मान लो ये ग्लूकोज यूज नहीं हो पाया, पर बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो बॉडी क्या करेगी, फैट को बर्न करना शुरू करेगी। फैट बर्न होगा या फैट ब्रेक होगा, बर्न होगा या ब्रेक होगा। और जैसे ही फैट ब्रेक होगा तो यहां से कीटोन बॉडी रिलीज होना शुरू होंगी। क्या, ब्रेक होने के कारण कीटोन बॉडीज कीटोन बॉडीज रिलीज होंगी। कीटोन बॉडीज जैसे ही रिलीज होंगी तो ये कीटोन बॉडीज भी यूरिन के थ्रू पास होंगी, रिलीज्ड विद यूरिन। तो इसको भी क्या बोल देंगे, ये कंडीशन हो गई कीटोन यूरिया। अब कीटोन यूरिया और ग्लूकोस यूरिया दोनों को कंबाइंडली अगर देखते हैं तो ये क्या कहलाता है, डायबिटीज मेलाइटस। क्या कहलाएगा ये, डायबिटीज मेलाइटस। एक्चुअल में ये जो मेलाइटस वर्ड है, ये एक मेल, इसका मतलब ही हनी होता है। इसका मतलब ही क्या होता है, हनी। तो डायबिटीज मेलाइटस शुगर रिलेटेड है। एक होती डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस शुगर रिलेटेड नहीं है, वो वाटर रिलेटेड है। उसमें इंसिपिडस में क्या हो जाता है, जैसे एडीएच क्या कर रहा था, वाटर रिटेंशन में इन्वॉल्व हो रहा था, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो इसमें एडीएच कम हो जाएगा। जैसे एडीएच कम होगा तो वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा, तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें एक्चुअल में डायबिटीज का भी एक मीनिंग है। यहां से इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायबिटीज का मतलब क्या है। डायबिटीज का मतलब होता है ओवरफ्लो। डायबिटीज का मतलब क्या है, ओवरफ्लो। जैसा कि हमने देखा डायबिटीज मेलाइटस यहाँ हुआ, डायबिटीज मेलाइटस में ओवरफ्लो किसका हुआ, ग्लूकोज का। ग्लूकोज ओवर हो गया यहाँ पे, शुगर, ग्लूकोज जो था शुगर ही है, तो ग्लूकोज वहां पे ओवर हो गया, तो इसको डायबिटीज मेलाइटस बोल दिया। क्योंकि मेलियस वर्ड किसके लिए या मेलाइटस वर्ड किसके लिए, शुगर के लिए, हनी के लिए यूज होता है। तो ओवरफ्लो को हम क्या बोलते थे, डायबिटीज। नेक्स्ट होता है दो तरह की डायबिटीज, हमने अभी अभी पढ़ा था। मेलाइटस, मेलाइटस शुगर रिलेटेड होगी तो डायबिटीज मेलाइटस हो गई। एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस में किसका ओवरफ्लो हो जाएगा, एडीएच कम है। एडीएच कम है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो डाययूरेटिक हार्मोन कम है तो डायूरेसिस बढ़ जाएगा। डायूरेसिस बढ़ जाएगा, डायूरेसिस बढ़ जाएगा तो यूरिन ज्यादा पास करना पड़ेगा, तो डायूरेसिस हो जाएगा। ओवरफ्लो, टेस्टलेस। डायबिटीज का मतलब हमें पता चला, ओवरफ्लो का मतलब क्या है, मतलब सॉरी, इंसिपिडस का मतलब क्या है, टेस्टलेस। मेलाइटस का मतलब क्या था, शुगर। तो जो टेस्टलेस डायबिटीज है, टेस्टलेस डायबिटीज क्यों बोला, क्योंकि इसमें पानी का लॉस ज्यादा होता है, इसलिए टेस्टलेस डायबिटीज हो गया। डायबिटीज मेलाइटस शुगर रिलेटेड। शुगर रिलेटेड कैसे, इसमें शुगर का लॉस ज्यादा होता है। अब कैसे लॉस हो रहा है वो तो पता ही चल रहा है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा सेल के अंदर। अब डायबिटीज इंसिपिडस कैसा होगा, क्या क्या इसके करेक्टर होंगे। तो डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी के कारण हुआ था, तो इसमें इंटेंस थर्स्ट, इंटेंस थ्रस्ट देखने को मिल जाएगी, और साथ में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन।
क्योंकि पानी बच ही नहीं पा रहा है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसमें देखने को मिलेगा। तो ये किसकी कहानी है? डायबिटीज इंसिपिडस की कहानी होगी। तो डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, डायबिटीज मेलाइटस क्या है, हमने दोनों देख लिए हैं। अब आता है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स। अदर ऑर्गन्स भी कैसे रोल प्ले करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, किडनी, लंग्स, लीवर, स्किन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये सभी भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने में इन्वॉल्व होता है। अवर लंग्स रिमूव्स लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। हमारे लंग्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है कि जो हमारे लंग्स हैं वो लगभग 200 ml CO2 पर मिनट रिलीज कर देते हैं, एंड सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। और बहुत सारी क्वांटिटी पानी की भी ये लॉस कर देते हैं। कैसे? जैसा कि हम महसूस भी कर सकते हैं, नाक के आगे अगर हाथ लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा मॉइस्चर एयर में महसूस होगा, मॉइस्चर एयर में महसूस होगा। तो वही वाटर है जो कि लंग्स के द्वारा रिमूव किया जा रहा है। लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। लीवर जो है हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है। सीक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, ये क्या करेगा? बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस को सेक्रेट करता है, जैसे कि बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। क्या क्या? बिलीरुबिन, बिलीवर्डन कहाँ से आया? जो हीमोग्लोबिन था उसको ब्रेक करके आता है। तो क्या कर रिलीज करेगा? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइडल हार्मोन्स, कुछ विटामिन एंड ड्रग्स। Most of the substances ultimately pass through along with the digestive waste। बहुत सारे जो मटेरियल हैं वो डाइजेस्टिव वेस्ट के द्वारा पास कर दिए जाते हैं। द स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट पसीना, द स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रेशंस। जो सिक्रेशंस होते हैं सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट में, उसमें भी कुछ कुछ अमाउंट वेस्ट का एक्सक्रीट आउट किया जाता है। Sweat produced by the sweat glands is a watery fluid containing NaCl। Sweat में क्या होता है? NaCl होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी होता है, लैक्टिक एसिड भी होता है। तो स्वेट में भी क्या क्या है? NaCl है, थोड़ा सा अमाउंट यूरिया क्या है, और लैक्टिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट है। थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट। जो कूलिंग इफेक्ट शो करता है स्वेट कैसे करेगा? मान लो ये एक स्किन सरफेस है, यहाँ पे स्वेट की एक ड्रॉप है। जब हीट आएगी तो स्वेट की ड्रॉप जो है, मतलब हीट, बॉडी हीट लेगी। बॉडी के पास भी हीट है ना, गर्मी पड़ रही तो बॉडी के पास हीट है। तो स्वेट की जो ड्रॉप है वो बॉडी सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करके उड़ जाएगी, वेपोराइज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं तो यहाँ से हीट जा चुकी है। जब यहाँ से हीट जा चुकी है तो ये कूलिंग इफेक्ट शो करती है। तो स्वेट कुछ इस तरह से कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट क्या होगा इसमें? इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, इट ऑल्सो हेल्प टू रिमूव सम वेस्ट मेंशन्ड अबव। ये कुछ वेस्ट भी रिमूव करने में इन्वॉल्व होता है, जैसे NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड। सेबेसियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक द स्टेरोल। जो सेबेसियस ग्लैंड है वो स्टेरोल सिक्रेट करेगा, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्स और सीबम। वैक्स और हाइड्रोकार्बन्स को किस फॉर्म में? सीबम की फॉर्म में। तो सीबम की फॉर्म में क्या क्या सिक्रेट करेगा? सेबेसियस ग्लैंड, कुछ स्टेरोल्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे और वैक्स होगा। दिस सिक्रेशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग। जैसे कि स्किन पे ऑयली कवरिंग आ जाती है, तो वो भी किसके कारण थी? सेबेसियस ग्लैंड के कारण थी। डू यू नो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। सलाइवा से भी थोड़ा सा अमाउंट यूरिया का या हम कहें नाइट्रोजन वेस्ट का रिमूव किया जाता है। तो ये हमें याद रखना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में क्या क्या है? हमने यूरेमिया, हीमोडायलिसिस क्या क्या होता है ये सब समझेंगे। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। किडनी की माल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? कि वो काम ठीक से नहीं कर पा रही है। अब काम ठीक से नहीं कर पाएगी तो मेन काम उसका यूरिया को रिमूव करना ही था। अब यूरिया रिमूव नहीं होगा
तो यूरिया ब्लड में इकट्ठा होता जाएगा, बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा, ब्लड में इकट्ठा होता जाएगा, तो उसको यूरेमिया बोलते हैं। यूरेमिया, यूरिया इन ब्लड, अगर ब्लड में यूरिया देखने को मिल रहा है तो वो यूरेमिया होगा। विच इज हाईली हार्मफुल, में लीड टू द किडनी फेलियर, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, इससे किडनी फेल भी हो सकती है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस करके भी यूरिया को बाहर किया जाता है। अब हीमोडायलिसिस कैसे होता है, जैसे कि एक पेशेंट है, ये हीमोडायलिसिस की मशीन है, तो इतनी बड़ी मशीन एक छोटी सी किडनी का काम करती है। तो अल्टीमेटली हीमोडायलिसिस से क्या किया जा रहा है, जो ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ चुका है, ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ चुका है, उस यूरिया के अमाउंट को रिमूव किया जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, ब्लड रिलीज मतलब निकाला जाएगा, कहाँ से, कन्वीनियंट आर्टरी से निकाला जाएगा। पंप्ड इनटू द डायलिसिंग यूनिट, किसमें डाल दिया जाएगा उसको, डायलिसिंग यूनिट। डायलिसिंग यूनिट को हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, तो मतलब ये जो डायलिसिंग यूनिट है इसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी pumped into the dialysing unit after adding an anticoagulant। एंटीकोगुलेंट क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर जाती है, जमने लगेगा, क्लॉट होने लगेगा, क्लॉट बनने लगेंगे उसमें, तो उसमें एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं, जैसे कि हिपेरिन, ये एक एंटीकोगुलेंट है। एक एंटीकोगुलेंट और पढ़ते हैं हिरोडिन, ये कहाँ पढ़ते हैं हिरोडिन, जैसा कि हम एनिमल किंगडम में पढ़ा था हमने, एक लीच नाम की एक एनिमल था जो कि एनिलीडा होता है। अब ये जो लीच है ये हिरोडिनेरिया कहलाती है, लीच का दूसरा नाम होता है हिरोडिनेरिया। तो हिरोडिनेरिया क्यों बोलते हैं, उसके पास हिरोडिन प्रोटीन होती है। अब हिरोडिन क्या करेगी, जैसे हिपेरिन होती है एंटीकोगुलेंट, ऐसे हिरोडिन भी होती है एंटीकोगुलेंट। द यूनिट कंटेन, क्या क्या होगा यूनिट के पास, यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, contains coiled cellophane tubes surrounded by a fluid। सेलोफेन ट्यूब होंगी जो कि फ्लूइड के द्वारा सराउंड की होंगी। फ्लूइड क्या है, डायलाइसिंग फ्लूइड कहलाता है। हैविंग द सेम कंपोजिशन और एज द प्लाज्मा, जो डायलाइसिंग फ्लूइड होता है उसका प्लाज्मा जैसा ही कंपोजिशन होगा, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके पास नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे। अब बॉडी फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट है और इधर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट आउटर टू इनर, मतलब कि हायर टू लोअर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। द पर्पज ऑफ सेलोफोन मेम्ब्रेन, सेलोफोन मेम्ब्रेन का पर्पज क्या है, अलाउ द पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसा कि इसमें लिखा हुआ था कि जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड की कंपोजिशन प्लाज्मा जैसी होती है, सिर्फ उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। जबकि ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ा हुआ है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में ज्यादा है, डायलाइजिंग फ्लूइड में कम है, तो ब्लड टू डायलाइजिंग फ्लूइड वो मूव करना शुरू करेगा बाय द सिंपल डिफ्यूजन, जैसा कि हमने पढ़ाई है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, या फिर हम कहें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो मूव करना शुरू करेगा। As nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood। blood साफ हो जाएगा, उसमें से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हट जाएंगे। The cleared blood is pumped back to the body। जो क्लियर्ड ब्लड था उसको वापस बॉडी में ऐड कर दिया जाएगा आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन। एंटी हिपेरिन वापस से ऐड कर देंगे, पता चला वो एंटी हिपेरिन काम करता रहेगा, तो एंटी हिपेरिन ऐड किया। This method is a boon for thousands of uremic patient all over the world। मतलब बहुत ही फायदेमंद एक मेथड है जिसके द्वारा जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, माल फंक्शनिंग के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम ये करेगा। जैसा कि यहाँ पे हीमोडायलिसिस होता है वो दिख रहा है, एक ब्लड वेसल जो कि आर्टरी से लिया, ब्लड आर्टरी से ब्लड लेने के बाद इसमें हिपेरिन डाला। हिपेरिन क्या करेगा, एंटीकोगुलेंट उसको क्लॉट होने से रोकेगा। यहाँ पे फिर
ये प्रेशर को मॉनिटराइज करते रहेंगे, प्रेशर को मॉनिटर करते रहेंगे यहाँ पे। फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन और यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ये डायलाइजर है। यहाँ पे ये सेलोफोन, जो सेलोफेन की लेयर थी, किसकी लेयर थी? सेलोफेन की लेयर थी। इस सेलोफेन की लेयर के चारों तरफ क्या था? डायलाइसिंग सॉल्यूशन डाला जा रहा था, और डायलाइसिंग सॉल्यूशन डालने से सारा वेस्ट उसके अंदर आता जा रहा था, कुछ इस तरह से। यहाँ पे डायलाइसिंग प्रोसेस है। ये क्या है? ये सारा सॉल्यूशन है। कौन सा? डायलाइसिंग सॉल्यूशन है। ये ब्लड है। ये ब्लड कैसा है? बॉडी से आ रहा है, आर्टरीज में से, जिसके पास यूरिया है, जिसके पास यूरिया है। इस ब्लड के पास क्या है? यूरिया। अब यहाँ पे यूरिया नहीं था, यहाँ से फ्रेश सॉल्यूशन डाला, फ्रेश सॉल्यूशन जाएगा, ब्लड में से यूरिया बाहर आ जाएगा, ब्लड में से सारा यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट इस सॉल्यूशन में आता चला जाएगा। और ये सॉल्यूशन विद यूरिया, ये कैसा है? विद यूरिया, ये विदाउट यूरिया, मतलब कि ये फ्रेश है और ये वाला फ्रेश नहीं है। तो इस तरह से ये बाहर आता चला जाएगा ब्लड में से, और ब्लड नॉर्मलाइज होके वापस बॉडी में छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन बाहर चला गया, और ये कहाँ चला जाएगा? एयर ट्रैप्ड, ठीक है। वेन्स का भी प्रेशर मेजर करते रहेंगे और कंट्रोल करते रहेंगे उसको। फिर उसके बाद उसको वापस से रिटर्न कर दिया जाएगा ब्लड वेसल्स में। किसमें? वेन्स में। और क्या डाल देंगे? एंटी हिपेरिन जरूर डाल देंगे, जिससे कि हिपेरिन का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन करेक्शन ऑफ द एक्यूट रेनल फेलियर। एक्यूट रेनल फेलियर मतलब अगर किडनी फेल हो जाती है तो उसका एक अकेला मेथड है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर। एक फंक्शनल किडनी ली जाएगी और वो डोनर से लेने के बाद इसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव। वो जो डोनर होना चाहिए वो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, टू मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। जैसा कि हमने जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यूनिटी पढ़ी थी या इम्यून सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो क्लोज रिलेटिव है उससे ही ये किडनी लेनी चाहिए। कारण है जो इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना कर दे। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज्ड द सक्सेस रेट ऑफ सच ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। अभी जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है उसके लिए जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं, वो अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं। अब एक कंडीशन आती है रेनल कैल्कुलाई और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। रेनल कैल्कुलाई सिंपल सा होता है, क्या है? किडनी में स्टोन हो जाना रेनल कैल्कुलाई हो जाता है। स्टोन ऑफ इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टल, स्टोन्स ऑफ और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट। किसका क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट? ऑक्सलेट आयन। किसका क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट है ये? ऑक्सलेट आयन का। तो ऑक्सलेट आयन का क्रिस्टलाइन सॉल्ट स्टोन की फॉर्म में हो जाएगा, जिसको हम रेनल कैल्कुलाई बोल देते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, ये यूरेटर्स में और किडनी में ये स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? ऑक्सलेट आयन के क्रिस्टल्स होते हैं। फिर कुछ वर्ड जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, आइटस वर्ड जहां भी आएगा, आइटस वर्ड जहां भी आएगा वो इन्फ्लामेशन रिलेटेड होता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस रिलेटेड होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। जो किडनी है उसका जो ग्लोमेरुलाई होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ग्लोमेरुलाई कौन सा था? जो ग्लोमेरुलस पढ़ा था हमने, टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स जो पढ़ा था हमने, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, उसको ग्लोमेरुलस बोलते थे, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसको बोल देते हैं। इस तरह से कुछ और वर्ड भी हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे क्या, जैसे कि हम देखते हैं एक वर्ड है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब क्या है? इन्फेक्शन के द्वारा हो जाता है, किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, किडनी में इन्फ्लामेशन इससे हो जाता है। दूसरा वर्ड है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जैसा कि हमने अभी अभी देखा था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो ग्लोमेरुलर रीजन है वहां पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। फिर होता है
नेफ्राइटिस। अभी पाइलोनेफ्राइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू ऑफ किडनी इन पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में किडनी टिश्यू में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। पेल्विक रीजन में टिश्यू में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। किसका टिश्यू में? किडनी के टिश्यू में। तो उसको हम क्या बोल देंगे? पाइलोनेफ्राइटिस। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होगा? इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें एक एक पॉइंट लिख देते हैं। ये इन्फेक्शन से होता है। इन्फेक्शन से होगा, क्या होगा? इन्फ्लामेशन इन किडनी, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस हमने पढ़ ही लिया। फिर आता है क्या? पोलिने पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू ऑफ किडनी इन पेल्विक रीजन। स्पेशल बोला जाए पेल्विस रीजन में, पेल्विस रीजन में इन्फ्लामेशन हुआ है तो वो पाइलोनेफ्राइटिस कहलाएगा। फिर क्या है? सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या है? यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर। फिर एक वर्ड होता है रेनल कैल्कुलाई, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सलेट आयन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उसमें डिपॉजिट हो जाता है। फिर होता है एक वर्ड पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या है? अमाउंट ऑफ यूरिन पास्ड आउट मोर, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हम बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फिर है यूरेमिया। यूरेमिया। यूरेमिया क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इंक्रीज्ड इन ब्लड। ब्लड में यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसको हम यूरेमिया बोल देंगे। फिर एक वर्ड है एल्केप्टोन यूरिया। अभी एल्केप्टोन यूरिया क्या है? इसमें एल्केप्टोन बॉडीज बाहर रिलीज होते हैं यूरिन में। क्या रिलीज होंगी? रिलीज एल्केप्टोन बॉडीज। अब ये एल्केप्टोन क्या होता है? एक एसिड होता है होमोजेंटेसिक, होमोजेंटेसिक एसिड। अभी जो होमोजेंटेसिक एसिड है, ये होमोजेंटेसिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है इसमें। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये, जिस कारण से होमोजेंटेसिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होने के कारण ये एल्केप्टोन बन जाता है। तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं अभी। एल्केप्टोन यूरिया इसको बोलता है। नेक्स्ट वर्ड है इसमें पायूरिया। पायूरिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ पस, प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन। ग्लूकोज यूरिया हमने पढ़ा ही था। ग्लूकोज यूरिया क्या था? ग्लूकोज का यूरिन में प्रेजेंट होना ग्लूकोज यूरिया होता है। कीटोन यूरिया भी कीटोन बॉडीज का यूरिन में होना। एक वर्ड होता है हीमेटूरिया। हीमेटूरिया क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, ये होगा हेमेटोरिया। ये कुछ कुछ कंडीशंस थे जो कि हमने इसमें देखी। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।